नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज तीसरा पार्ट है और आज अपन इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक घटनाएं नहीं दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की घटनाएं हैं। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई नहीं दोस्तों, ये प्राचीन काल से ही चल रहा है। वैश्वीकरण में पश्चिमीकरण समान है नहीं है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, बिल्कुल सत्य कथन है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों व समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, यही सत्य कथन है। अन्य कथनों पर विचार करते हैं। सभी देशों व समाजों पर वैश्वीकरण का समान प्रभाव रहा है नहीं, विषम प्रभाव रहा है। कहीं लाभ हुआ है तो कहीं हानि हुई है। वैश्वीकरण का प्रभाव सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है नहीं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक सभी प्रकार के हैं। वैश्वीकरण से अनिवार्य तथा सांस्कृतिक समरूपता आती है नहीं आती है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है, बिल्कुल है। जनता का एक खास सामुदायिक विशेष का वैश्वीकरण का कारण है नहीं दोस्तों, सभी ही समुदाय मिलकर वैश्वीकरण का कारण है। वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ नहीं दोस्तों, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है, ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के पीछे मुख्य कारण है? विदेशी देशों को लाभ पहुंचाना नहीं है दोस्तों, देश की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं है, वंचित लोगों के लिए कल्याण के लिए ये भी नहीं है, पर संपत्तियों को बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए, यही 4था नंबर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकता है? दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं और समाजों को बढ़ाता एकीकरण ये परिभाषित करता है। दुनिया का संकुचन एवं विश्व की संपूर्णता की गहन चेतना ये भी परिभाषित करता है। बाजारों, राष्ट्रीय, राज्यों एवं प्रौद्योगिकियों का कठोरीकरण नहीं दोस्तों, ये सरल और आसान है। मतलब विदेशी कंपनियों को लाइसेंस देने के लिए सरलता अपनाना, कठोर एकीकरण नहीं है दोस्तों, सरल एकीकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? राजनीतिकरण ये भी है, कल्याणकारी राज्यों का सिकुड़ना ये भी है, राष्ट्र राज्य का क्षय मतलब हानि ये भी है, दल बदल की राजनीति नहीं दोस्तों, दल बदल की राजनीति का भूमंडलीकरण से कोई प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है? नई सामाजिक आंदोलन यह है, पहचान की राजनीति बिल्कुल दोस्तों, अपनी पहचान करने के लिए भूमंडलीकरण का सहारा कई दल लेते हैं, कई अराजनीतिक दल भी लेते हैं। विचारात्मक एकजुटता नहीं दोस्तों, विचारात्मक एकजुटता नहीं है। इस विविध मतलब भूमंडल के कारण ही विविधता आई है और विविधता के कारण ही कई आंदोलन हो रहे हैं। ये विचारात्मक एकजुटता नहीं है, विचारों में विविधता आई है, विचार विमर्श ये है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। मौजूदा वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? नव उदारवाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीकरण की नीतियों के परिवर्तन के बाद सेकुलर मध्ययुगीनता की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो गई, बिल्कुल दोस्तों। जो विदेशी कंपनियां हैं उनको लाइसेंस देने के लिए संशोधन किए गए और आसान तरीके अपनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं पहचान की राजनीति ने राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चुनौती दी है, बिल्कुल दोस्तों। जैसे अगर कोई राज्य द्वारा कोई गलत नीति बनी है तो उसका प्रभाव विश्व तक है दोस्तों, उसकी मतलब जो जानकारी है पूरे विश्व में हो गई है, इसलिए ये उनकी संप्रभुता को भी चुनौती है। मतलब दोनों कथन सत्य हैं। वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बाजारोन्मुखी अवधारणा है, बिल्कुल। इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी नहीं, ये प्राचीन काल से ही चल रहा है। वैश्वीकरण और पूंजीवाद एक दूसरे पर निर्भर है, सत्य है। ये एक बहुआयामी परिघटना है, यह भी सत्य कथन है। विश्व सामाजिक मंच WSF का 2004 में सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ? बम्बई में। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? विभिन्न देशों और समाजों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा नहीं, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण का सभी देशों पर समान प्रभाव पड़ा है नहीं दोस्तों, समान और विषम दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव राजनीतिक दायरे तक सीमित है नहीं, यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के दायरों को अपने अंदर समेटता है। वैश्वीकरण से अनिवार्यतः सांस्कृतिक समरूपता आती है। जी दोस्तों, कैसे आती है? जैसे कोई 2 देश हैं, तो जैसे अमेरिका का कोई नागरिक भारत में आया और उसने भारतीय संस्कृति को देखा और उसे पसंद आई और उसे फॉलो करने लगा, तो इससे क्या है? सांस्कृतिक समरूपता आती है।
भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडॉनलाइजेशन को किसने करा? जॉर्ज रिटर ने। वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किसने किया? जोसेफ स्टिग्ल्स ने। वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं विप्रादेशिकरण, उपभोक्ता, एकरूपता, सभी है दोस्तों। इससे विप्रादेशिकरण दो देशों के बीच या अधिक देशों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। उपभोक्तावाद ये भी है, और एकरूपता मतलब आप कहीं पे भी जाओगे और अगर किसी एक ही कंपनी का ब्रांड है तो वो सभी जगह एक ही जैसा मिलेगा। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? थियोडर लेविट। वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? थियोडर लेविट ने दिया था। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई? वर्ल्ड सोशल फोरम का मतलब विश्व सामाजिक मंच। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। इनमें से कौन सा संगठन विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के उदारीकरण पर जोर देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये भी नहीं। विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के पीछे मुख्य कारण है? विदेशी देशों को लाभ पहुंचाना नहीं। देश की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना ये भी नहीं। वंचित लोगों के कल्याण के लिए ये भी नहीं। परिसंपत्तियों को बढ़ाने और लाभ कमाने के लिए, यही सही आंसर। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? एच फ्रैंक ये इसके आलोचक हैं। वालस्टीन ये भी है। नाम चॉम्स्की ये भी है। तो कौन नहीं है? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं है। किसका कथन है कि भूमंडलीकरण विशिष्टिवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? यह कथन है रॉबर्टसन का। रॉबर्टसन ने क्या कहा? जो भूमंडलीकरण है वो विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण है या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। एकल आकस्मिक कारक के विचारक है। एकल आकस्मिक कारक के विचारक है रोजनाउ है। इन्होंने कौन सा कारक दिया था दोस्तों? तकनीकी। एकल आकस्मिक कारक में इन्होंने दिया था तकनीकी कारण या प्रौद्योगिकी कारण। दूसरे हैं गिल्फिन। गिल्फिन ने कौन सा कारण दिया था दोस्तों? राजनीति। कौन सा कारण दिया था दोस्तों? राजनीति। वोलेस्ट्रन ने क्या बोला था दोस्तों? पूंजीवाद। सबने अपने प्रकार बताए थे कि केवल एक ही प्रकार से विश्वीकरण फल फूल रहा है, तो सबके अपने अपने कारण थे। जो रोजनाउ थे उन्होंने बताया था तकनीकी, और जो गिल्फिन थे उन्होंने बताया था राजनीतिकरण, और वोलेस्ट्रेन ने बताया था पूंजीकरण या पूंजीवाद। तो सभी सही है, ऑल ऑफ दिस। वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था होती है विघटित केंद्रीकृत। वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? केंद्रीकृत। वैश्वीकरण की सफलता का मुख्य आधार है उदारीकरण है, निजीकरण है, तकनीकीकरण है, उपरोक्त सभी। कैसी है दोस्तों? उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण की विशेषता है सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर प्रतिबंध नहीं दोस्तों। आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण, बिल्कुल। आयात लाइसेंसिंग का क्या है? उदारीकरण। यही वैश्वीकरण की एक विशेषता। विनिवेश ये भी नहीं है दोस्तों। स्वयं अलायंस ये भी नहीं है। कौन सी है? आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषताएं? विप्रादेशिकरण है, उपभोक्तावाद है, एकरूपता है। तो सब ये तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। जगदीश भगवती ने लिखा था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये में क्या हो जाएगा? सेकंड। जोसेफ स्टीग्ल्स, इन्होंने बोला था मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उर्लिबेक ने क्या बोला था? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण क्या है। और मिल्टन फ्रीडमैन, इन्होंने बोला था कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट में सेकंड, बी में फर्स्ट, फोर्थ थर्ड, मतलब सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। तो 2 नंबर सही उत्तर हो जाएगा।